प्यारे साथी नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। जी हाँ साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, एक विनती करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल से आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तो मेरा नाम है कुलदीप, मैं हूं आपके बायोलॉजी का मार्गदर्शन। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। तो साथियों, अब तक हमने पढ़ लिया था मानव जनन जो हमारा अध्याय है, जो कि बायोलॉजी कक्षा 12वीं का तीसरा अध्याय है। इसमें हमने पढ़ लिया था नर जनन तंत्र के बारे में कि नर जनन तंत्र कैसा होता है, वृषण की संरचना कैसे होती है। और अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले वीडियो सेक्शन में जाकर के इसी चैनल के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ सके। आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं कि शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्र जनन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि अगर कोई जीव लैंगिक जनन करता है तो उसमें युग्मक की आवश्यकता होती है और नर में जो युग्मक बनते हैं उनको शुक्राणु कहते हैं। और ये शुक्राणु एक विशेष अवस्था में आने पर ही शरीर में बनना शुरू करते हैं, जनन अंगों बनना शुरू करते हैं और उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं, अर्थात प्यूबर्टी कहते हैं। तो जब कोई लड़का या कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उसके अंदर युग्मक जनन शुरू हो जाता है, युग्मक का बनना शुरू हो जाता है। और लड़कों में यानी पुरुषों में बनने वाले युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। इसीलिए पुरुषों में जब युग्मक जनन होता है तो उसको हम शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देर के शुक्राणु जनन को पढ़ना शुरू करते हैं। शुक्राणु जनन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। कहाँ पे कई बार पूछा जा चुका है? आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए साथियों, बिना किसी देर के देखते हैं कि शुक्राणु जनन क्या होता है। जो यहाँ पे बना हुआ है एक डायग्राम भी आप देख रहे हैं बच्चों, ऐसे एक डायग्राम रेखा चित्र बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों देखते हैं। आप जानते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो जो वृषण होता है, पुरुषों में जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं वृषण यानी कि टेस्टिस, उस टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु की प्रक्रिया होती है। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? यह वृषण में शुरू होती है। तो वृषण में क्या होता है? शुक्राणु जनन प्रारंभ होता है। कहाँ होता है शुक्राणु जनन? वृषण में। इस बात को दिमाग बैठा लीजिए। अब अगर बात किया जाए कि सर वृषण तो एक ऐसी संरचना है जिसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसके अंदर कहाँ पे होता है? तो वृषण जो होता है उसमें होती हैं शुक्रजन नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहां पर होती हैं शुक्रजन नलिकाएं। कहां पर? इस वृषण के अंदर। तो वहां पे जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उसी के अंदर क्या होता है? शुक्राणु जनन होगा। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि शुक्राणु जनन कहां पे होता है तो आप सीधे सीधे बताओ कहां पे होगा। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वृषण में। ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वृषण में भी कहां पे होती है तो आप कहोगे शुक्रजन नलिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, तो ये विदिन द टेस्टिस की बात हो रही है कि टेस्टिस के अंदर कहां पे होती है। तो टेस्टिस के अंदर शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं जहां पे आपको देखने को मिलता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। अब जो आइए देखते हैं कि होती कैसे, इन सब बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा एक छोटी सी बात समझ लीजिए। वैसे तो पिछली बार बताया था, पर अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो देख लेते हैं कि जो वृषण होता है, वृषण का अगर हम शुक्रजन नलिका या वृषण पालिका वाला एक पार्ट ले लें, वृषण पालिका ही ले लेते हैं, तो मान लेते हैं वृषण जो है उसका ये वृषण पालिका है, वहां पे वृषण पालिका है। तो वृषण में जो वृषण पालिका है उसका एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे तो वृषण पालिका में दो चीज होती है। एक तो वहां पे शुक्रजन नलिकाएं हैं, तो ये है शुक्रजन नलिका। यहाँ पे एक शुक्रजन नलिका मान लेते हैं। आप इस डायग्राम को समझिए कि जैसे हमारे पास एक बॉटल है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉटल है, ठीक, ये शुक्रजन नलिका है। तो अगर हम इसको बीच से काटें तो हमको सामने से ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसे गोल गोल दिखाई देगा ना भाई। इसके अंदर क्या है इसको देखने में हमने काटा और उसके बाद ये डायग्राम आपको सामने दिखा रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे ही, ठीक। तो ये गोला क्या है? शुक्रजन नलिका है और उसके आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं वो वही वृषण पालिका है और उसकी कोशिकाएं हैं। तो ये जो शुक्रजन नलिका है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं किसका है? ये शुक्रजन नलिकाओं का है। तो ये शुक्रजन नलिका है यहाँ पे। अब शुक्रजन नलिका में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। शुक्रजन नलिका के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। एक कोशिका छोटी होती है,
ठीक, और एक कोशिका छोटी होती है और एक कोशिका बड़ी होती है, और इसके बाहर भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर? शुक्रजन नलिकाओं के बाहर भी। आइए देखते हैं साथियों, कोशिकाएं कौन होती हैं, कैसी होती हैं, उनका नाम क्या होता है। तो जो छोटी कोशिकाएं होती हैं वही शुक्राणु बनाती हैं, उनमें ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप जानते हैं अगर कहीं भी युग्मक का निर्माण होता है तो उसके लिए अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो छोटी कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं शुक्रजन कोशिका। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये है साथियों शुक्रजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और यहां पे क्या है भाई, यहां पे बड़ी वाली कोशिका है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ठीक। और ये जो बाहर कोशिकाएं हैं ये हैं लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं, इन्हें लीडिंग कोशिका कहते हैं या अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। तो ये लीडिंग सेल हैं, ये लीडिंग सेल हैं। इतनी कोशिकाएं यहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम एक विषण को काट के देखें तो हमको इतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। अब देखते हैं साथियों, जितना भी आप देख रहे हो, जितनी प्रक्रिया देख रहे हो, ये प्रक्रिया इसी के अंदर होगी। ये प्रक्रिया कैसे होती है उसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। पर यहाँ पे याद रखिए, एक है शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, यही कोशिका मियोसिस करके अर्धसूत्री विभाजन करके 4 शुक्राणुओं का निर्माण करेगी आगे चल के। और जो बड़ी कोशिका देख रहे हैं सर्टोली कोशिका, ये वो कोशिका है जो कि शुक्राणुओं को पोषण देती है, जो कि शुक्राणुओं का कायांतरण करती है। मतलब पहले जो शुक्राणु बनते हैं वो गोल होते हैं, लेकिन आपने जो शुक्राणु का डायग्राम देखा जैसे यहाँ बना हुआ है, इस संरचना बदलने का काम भी सर्टोली कोशिका करती है, ठीक। इसे कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रक्रिया कैसे होती है। तो आइए, तो सबसे पहले एक बात समझो कि जो शुक्रजन की प्रक्रिया है 2 प्रकार में बटी हुई है। एक है शुक्रजन कोशिका से, सिंपल सी बात है, जो शुक्रजन कोशिका है उससे बनता है पूर्व शुक्राणु या शुक्राणु प्रसु। उसे पूर्व शुक्राणु या शुक्राणु प्रसु कहते हैं, से शुक्राणु प्रसु। इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटिड या पूर्व शुक्राणु बनना, एक ही चीज है। तो इस प्रक्रिया के 2 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु प्रसु या पूर्व शुक्राणु बनना, और दूसरा क्या है, पूर्व शुक्राणु से शुक्राणु बनना। तो 2 स्टेप में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आइए बच्चों दोनों स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझते हैं कैसे ये स्टेप होते हैं। आइए साथियों देखते हैं अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर आते हैं। सुनो, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई लड़का है या लड़की, ठीक, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बनाऊंगा भी और आप इस डायग्राम को बनाएंगे भी। सुनो, ये प्रक्रिया कैसे होती है, जब भी कोई लड़का या लड़की, लड़की बोल दिया सॉरी, जब भी कोई लड़का, लड़कियों में भी होता है किशोरावस्था पहुंचने पर वहां पे शुक्राणु नहीं बनता है, अंडाणु बनते हैं, ठीक। तो जैसे ही कोई किशोरावस्था में लड़का पहुंचता है तो उसमें क्या होगा, उसमें निर्माण होगा एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन का, जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होगा, ठीक। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। हालांकि आप जानते हैं ये प्रक्रिया और भी लंबी है। एफएसएच और एलएच निकलते हैं ब्रेन से, वो जा करके टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करवाते हैं। तो हम सीधे आते हैं टेस्टोस्टेरोन पे। तो जब भी कोई लड़का लड़की किशोरावस्था में पहुँचता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है, और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाता है, ये टेस्टोस्टेरोन शुक्रजन कोशिकाओं पे काम करता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक टेस्टोस्टेरोन बनेगा। कब, जब कोई लड़का पहुंचता है किशोरावस्था में तो वृषण से क्या बनता है, लीडिंग कोशिकाओं से क्या बनता है भाई, वृषण के अंदर लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, और उसी वृषण में क्या बनेगा, शुक्रजन कोशिकाओं पे ये कार्य करना शुरू कर देगा। कौन, ये
टेस्टोस्टेरोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन पे काम करेगा, ये शुक्रजनक कोशिकाएं क्या करेंगी, बहुत ध्यान से समझना, ये करेंगी वृद्धि। याद रखना ये 2n होती हैं, अभी 2n है, ये क्या करेंगे बच्चों, ये वृद्धि करेंगी, इनमें ग्रोथ होगी। क्या होगा बच्चों, वृद्धि होगी। ठीक, इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। याद रखना अभी अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इनमें वृद्धि होगी तो क्या बनेगा, एक नई कोशिका बन जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका। प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका या प्राथमिक शुक्र कोशिका, जन नहीं होगा, सॉरी, प्राथमिक शुक्राणु या प्राथमिक शुक्र कोशिका कहेंगे, प्राथमिक शुक्र कोशिका कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। ठीक, तो इस बात को एकदम दिमाग में लगा लो कि जैसे ही कोई पुरुष या कोई लड़का किशोरावस्था में पहुंचता है तो वृषण से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जैसे निकलेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो वो क्या होंगे, वो शुक्रजनक कोशिकाओं पे काम करना शुरू कर देंगे। तो साथियों, जब इस शुक्रजनक कोशिकाओं पे आएंगे तो इनके अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे। परिवर्तन क्या होगा, ये शुक्रजनक कोशिका वृद्धि कर लेगी, इसका आकार बढ़ जाएगा, और अब इस बढ़े आकार को हम क्या कहेंगे, शुक्रजनक कोशिका ना बोल के क्या बोलेंगे, प्राथमिक कोशिका बोलेंगे। देखो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, स्पर्मेटोगोनियम ये है, और इसमें क्या हुआ, ये वृद्धि कर गया। ये क्या कर गया बच्चों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डायग्राम, इसमें क्या है, ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, यहाँ क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और जब वृद्धि हो गई तो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन के तैयार हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, वही चीज़ एकदम एग्जैक्टली बना हुआ है। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, जब भी कहीं कहीं यही बोलता है कि प्राथमिक शुक्राणु का शुक्राणुजनन प्रक्रिया का आरेख प्रदर्शित करे, तो यही आरेख आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं क्या करेंगी, आइए देखते हैं। अब ये बन गया क्या, यहां बन के तैयार है प्राथमिक शुक्र कोशिका। याद रखना है साथियों, बहुत दिमाग लगाना, ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या करेगा, अब ये प्राथमिक शुक्र कोशिका क्या होगी, अब ये भी 2n है, जब तक किसी चीज में मियोसिस ना हो, जब तक किसी में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तब तक वो n नहीं होगा, अगुणित नहीं होगा। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी 2n है। अब इसमें क्या शुरू होगा, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा भैया, मान लेते हैं ये कोशिका है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। और आप सभी लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, मियोसिस फर्स्ट। तो यहां हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पहली बार, यानी मियोसिस फर्स्ट हुआ। ठीक, क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट बार हुआ। ठीक, तो जब मियोसिस होता है तो 2 कोशिकाएं, मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो सेम टू सेम यहां भी 2 कोशिकाएं बन गई, और इनके अंदर गुणसूत्र आधे हैं, मतलब ये क्या है, n है। याद रखना, इनके अंदर n है, और इन्हें कहते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका। क्या कहेंगे बच्चों, इन्हें नाम देते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे, द्वितीयक शुक्र कोशिका। ठीक, इन्हें क्या कहेंगे, जैसे यहां बना हुआ वैसे। द्वितीयक शुक्र कोशिका यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनकर तैयार हो गया। वही बात यहाँ पे भी है, पहले स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्रजन ने क्या किया भैया, कोशिका ने वृद्धि की, क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ लिखा है मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, तो ये 2 हो गए, क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। क्या होगा, द्वितीय होगा। तो अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में होगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक, तो जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा तो 2 कोशिकाएं और बन जाएंगी, अंत में टोटल 4 कोशिकाएं बन करके तैयार हो गई, 4 कोशिकाएं बन के तैयार हो गई। ठीक, अब इनके अंदर भी n ही गुणसूत्र है, n मतलब आधे, 23
46 का आधा 23 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूरा हुआ, यहाँ पे पूरा हुआ अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय खत्म हुआ, और जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा तो 4 कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाएंगी, और इन चारों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इन चारों कोशिकाओं को नाम होता है, क्या नाम देंगे भैया, इनको नाम देते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मेटिड कहते हैं, या शुक्राणु प्रसु, पूर्व शुक्राणु। तो ये बन के तैयार हो गए क्या भैया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया, अभी शुक्राणु तो नहीं बना है, अब इससे क्या बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। क्या, ये आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। क्या दिमाग में होना चाहिए कि इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। जब भी आपको इससे आरेख पूछेगा तो भैया आरेख एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऐसे एक कोशिका यहाँ बनाओगे, एक कोशिका यहाँ बनाओगे, 2 कोशिका यहाँ बनाओगे, और 4 कोशिका यहाँ बनाओगे। अब इसमें लिखना क्या है, बहुत ध्यान से देखना, ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब इसमें बनना क्या है, ऐसे ऐसे, अब बच्चों इसका नामकरण कर लो बस। क्या नामकरण करोगे, इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे शुक्रजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है बच्चों, शुक्रजन कोशिका है, 2n होती है। इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या बन गया, प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये बन गया प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक, इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, दूसरे पेन से लिखते हैं उसको। इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, मियोसिस फर्स्ट। तो इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गई 2 कोशिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका। द्वितीयक शुक्र कोशिका। और फिर इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। और 2 मतलब टोटल 4 कोशिका बन गई, जिसमें n ही है। इन्हें कहते हैं शुक्राणु प्रसु या पूर्व शुक्राणु। इनको या तो पूर्व शुक्राणु बोल लीजिए, या तो शुक्राणु प्रसु बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी है, जब भी आएगा तो एग्जाम में डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक, जब भी शुक्राणु पूछेगा तो ये आरेख आपको बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए इधर, देखिए बच्चों कि ये बन गया है शुक्राणु प्रसु या पूर्व शुक्राणु। ये क्या बन गया है, एक शुक्राणु प्रसु। और आप जानते हैं इसके पास पूंछ वगैरह नहीं है, ये गति नहीं कर सकता। तो ये जो शुक्राणु प्रसु बन के तैयार है, ठीक, इसमें कोई गति नहीं होती बच्चों, ये अचल है। ये क्या है बच्चों, अचल, नॉन मोटाइल। अब इसको तो गति करना चाहिए, आप जानते हैं शुक्राणु गति करता है, तो कैसे, ये आप जानते हैं, ये जा करके चिपक जाएगा। किससे चिपक जाएगा, सर्टोली कोशिका से। तो सर्टोली कोशिका से जा करके चिपक जाएगा। तो ये क्या है, सर्टोली कोशिका। तो ये है सर्टोली कोशिका। क्या, ये सर्टोली कोशिका चिपक जाता है। अब सर्टोली कोशिका चिपकने के बाद क्या होता है, इसमें होता है कायांतरण। इसमें एक्स्ट्रा जो जीव द्रव्य है ये वापस ले लेता है। ठीक, तो ये क्या होता है, इसमें इसका होगा कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसे परिवर्तन आएगा, कायांतरण, और इसको मिलेगा पोषण। 2 काम होंगे किसके द्वारा, इसी सर्टोली कोशिका के द्वारा। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पे बन के तैयार हो जाएगा एक पूरा का पूरा शुक्राणु।
तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक शुक्राणु बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से एक शुक्राणु बन के तैयार होता है कहाँ पे, इस प्रक्रिया में। तो यहाँ पे शुक्राणु बन के तैयार हो जाएगा, बस वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, तो जब शुक्राणु बनकर तैयार हो जाता है तो वो सर्टोली कोशिका को छोड़ देता है। इस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ये डायग्राम बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, अब बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं जो भी हमने देखा, सब लिखा हुआ है। वृषणों की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण को शुक्रजनन कहते हैं। यह प्रक्रिया पुरुष में यौनारंभ के प्रारंभ होने के समय शुरू होती है। यह प्रक्रिया पुरुष में मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक पुरुष जिंदा है तब तक उसके अंदर प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में 65 से 75 दिन लगते हैं। शुक्राणु तो तुरंत बन जाते हैं लेकिन उनको परिपक्व होने में इतना समय लग जाता है। दो प्रक्रिया दो भाग में होती है जो मैंने अभी बताई। तो पहले क्या होगा, पहले प्राथमिक जनन कोशिकाएं अपने आप को बढ़ा लेती हैं। उसके बाद किशोरावस्था में पहुंचते ही पीयूष ग्रंथि से LH निकलता है जो क्या करेगा, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु अर्धसूत्री विभाजन की दोनों अवस्थाओं से गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन से प्रथम द्वारा एक प्राथमिक शुक्र कोशिका द्वितीयक शुक्र कोशिका में बदल जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, 4 पूर्ण शुक्राणु बन जाते हैं। वही बात जितनी बात बताई सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बस इतनी सी बात याद आपको रखनी है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो साथियों ये था आपका पूरा का पूरा शुक्राणुजनन की प्रक्रिया। ठीक, तो ये था बच्चों पूरा शुक्राणुजनन की प्रक्रिया। और एग्जाम में जब भी आएगा तो लिखने वाला बता दिया और एग्जाम में, अच्छा एक काम कर लेते हैं, सिंपल सी बात बता देते हैं, एक काम कर लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इसको लिख भी देता हूँ, अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको एकदम वैसे उतारना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो एग्जाम में खेल किसका रहता है, कौन कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, जैसे उसने पूछा शुक्राणुजनन क्या होता है, तो आप कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। तो पहले जो भी आपकी कॉपी है या आप अपनी नोट्स में लिख रहे होंगे तो पहले हेडिंग डालिए शुक्राणुजनन, हेडिंग डालिए बच्चों शुक्राणुजनन। ठीक है, अपना हेडिंग वगैरह अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाइए, ठीक ठाक लाइन वाइज खींच दीजिए ताकि एग्जाम को अच्छा लगे। और हमेशा पॉइंट वाइज करके बनाइए, हमेशा पॉइंट वाइज चीज़ें लिखिए। क्या लिखेंगे, वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणुजनन कहलाती है। सिंपल। ठीक, तो वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणुजनन कहलाती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ठीक, यह किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन से प्रारंभ होती है। से प्रारंभ होती है। ठीक, मेन पे आना, किशोरावस्था में ठीक, किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से ध्यान से लिखना, शुक्रजन कोशिकाओं के या शुक्रजन नलिका में उपस्थित शुक्रजन कोशिका कहीं कहीं हिंदी में लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, बात एक ही चीज है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, शुक्रजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है।
ठीक, शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक, उसके बाद अगली लाइन क्या लिखोगे? हाँ। इसी में आगे लिखोगे क्या? ठीक, एक शुक्राणु जन कोशिका, एक शुक्राणु जन कोशिका एक शुक्राणु जन कोशिका टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से ठीक, टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद प्राथमिक शुक्राणु या प्राथमिक शुक्र कोशिका, ठीक है, प्राथमिक शुक्र कोशिका लिख लो, यहां से रहेगा। प्राथमिक शुक्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से पूर्ण करके दो द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण करती है। साथियों ऐसे लिखना, आपको भी नोट कर लेना जरूर, कोशिका का निर्माण करती है। और फिर द्वितीयक शुक्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूर्ण करके चार पूर्व शुक्राणु या शुक्राणु प्रसूह का निर्माण करती है। बस हो गया। तो ये हो गया, एक लाइन और लिख देंगे बस, काम हो जाएगा। क्या? शुक्राणु प्रसूह सर्टोली कोशिका से चिपककर कोशिका से जुड़कर लिख देते हैं, जुड़कर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। हो गया, बस इतना लिखना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपको बस इसको लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप इसको लिख लेंगे तो ये ग्राफ जरूर बना लीजिएगा। इधर जो ये ग्राफ दिया हुआ इसको जरूर बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक, तो बस इतना करने के बाद आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो साथियों, ये थी आज की क्लास जिसमें आपने पढ़ लिया कि शुक्राणु जंग किस प्रकार से होता है। आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, और इस पूरी क्लास का PDF अभी आपको मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल पर जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।